बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नावल शिकारी मुसन्नफ़ अहमद इकबाल एपिसोड 40। उन्हें पहले से इल्म होगा कि हमारे मरासिम राबिया से हैं, मोहसिन ने कहा। और राबिया से क्या, अब्दुल वदूद मंजर साहब से हैं, जामन रिजवी एसएसपी से हैं। मगर ये सब मामूली हैसियत के लोग नहीं हैं। मैं और तू आम आदमी हैं। जो अगवा भी हो जाते हैं और कत्ल भी हो जाएं तो मकामी अखबार के सफ़े पर 2 सत्रों की खबर लगती है। लेकिन सुप्रीम और हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट का मसला हो तो हर जगह बार एसोसिएशन हंगामा बर्पा कर सकती है और प्रेस के ज़रिए भी हुकूमत और पुलिस के आला हुक्काम पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। जामन रिजवी जैसे सीनियर पुलिस ऑफिसर पर भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये तो ठीक है, फिर हम हाथ यहीं रखवा देते हैं, मैंने कहा। एक बेनाम सी खलिश थी जो कहती थी कि हैसियत से क्या फ़र्क पड़ता है, औरत तो औरत ही रहती है। मगर मैंने इसका इजहार नहीं किया। उसी वक्त राबिया की माँ खादमा के साथ चाय की ट्रे लेकर आई और हमने जल्द अज जल्द चाय ख़त्म की। मोहसिन ने वो लिफाफा बंद करके राबिया की माँ के हवाले किया और कहा कि इसे बाहिफाजत राबिया को दे दिया जाए। इतनी जल्दी क्या थी? राबिया की माँ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और रख लिया। राबिया कुछ देर में आएगी तो हम खुद ही दे देते। हमें एक ज़रूरी काम न होता तो ज़रूर ठहर जाते, मैंने कहा। इस लिफाफे के बारे में राबिया के सिवा किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स फ़ोन पर भी पूछे तो लाइल्मी का इजहार कीजिए। कोई हमारा नाम लेकर मांगने आए या हमारा रुक्का लेकर, ये लिफाफा किसी को वापस नहीं करना है। लेना होगा तो हम दोनों में से कोई आएगा। राबिया की माँ ने सिर्फ सर को हिलाया और किसी तजस्सुस या तशवीश का इजहार नहीं किया। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि राबिया की माँ ने कभी हमसे हमारे मसाइल के बारे में कोई बात नहीं की। ये नहीं पूछा कि हम क्या करते हैं और किस चक्कर में हैं। यकीनन उसे राबिया ने मना कर दिया होगा कि हमसे बराह रास्त कुछ न पूछे। मुवक्किल और वकील के दरमियान कारोबारी एतमाद का वही रिश्ता होता है जो डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान होता है और जिसमें मुकम्मल राजदारी शर्त अव्वल रहती है। गेट तक आते हुए मैंने मोहसिन से कहा, अगर वो मुंदरी वाला बाहर मौजूद हुआ तो हमारे लिए उसको शनाख्त करना मुश्किल नहीं होगा, मगर उसके साथ दूसरे लोग भी हुए तो हम उन्हें नहीं पहचान सकेंगे। वो हमारा ताक़ुब करेंगे। उनको ऊंचा देकर निकलने की एक सूरत है। हम क्राउन सिनेमा के चौक तक इकट्ठे पैदल जाएंगे। वहाँ अमूमन रिक्शा खड़े मिल जाते हैं। अगर एक ही रिक्शा हुआ तो फ़िक्र की कोई बात नहीं, हम इकट्ठे निकल जाएंगे। लेकिन 2 रिक्शा होंगे तो हम अलग अलग और मुखालिफ सिमतों में रवाना होंगे। हम दोनों बेनियाज़ी से चलते हुए बाहर आए और अपने अपने तौर पर हम दोनों ने माहौल का खुर्दबीन नज़रों से जायज़ा लिया। बज़ाहिर सब खैरियत थी और दुनिया के कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहे थे, मगर ख़तरे का एहसास तो हमारे दिल में था। चनाचे हमें हर जगह पर ख़तरा सदा देता सुनाई देता था। अगर इत्तफाक से 3 रिक्शे या कोई टैक्सी भी मौजूद हो तो इंतज़ार करना, तावक्तिया के 2 सवारियाँ न रह जाएं और जब हम रवाना हों तो ताक़ब करने वालों को फ़ौरन कुछ ना मिले। हम दोबारा टार्लिंटन मार्केट के स्टॉप पर मिलेंगे, मगर वहाँ पहुँचने के लिए सीधा रास्ता मत इख्तियार करना। बरादरे निस्बती, मैं बच्चा नहीं हूँ, मोहसिन ने कहा। अपनी अकल का स्टॉक ऐसे ही मत ज़ाया फरमाइए। मैं उनको चक्कर दे सकता हूँ। सलार आज़म, तकदीर का चक्कर बुरा है, एहतियात और मशवरा अच्छी चीज़ है, मैंने कहा और एक दुकान से सिगरेट लेने के बहाने रुक गया, क्योंकि चौक पर एक कतार में 3 रिक्शे खड़े थे। सिगरेट लेने और पैकेट खोल के एक एक सिगरेट जलाने तक एक रिक्शा कम हो गया। मोहसिन और मैं एक साथ आगे बढ़े। मोहसिन ने एक रिक्शा पर कब्जा किया और मुझे नहीं मालूम उसने रिक्शा वाले से कहाँ चलने के लिए कहा। मैं दूसरे रिक्शे में बैठना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक और शख्स तेज़ी से आगे आया और मुझे तकरीबन दौड़ कर रिक्शा में सवार होना पड़ा। मुगलपुरा, मैंने कहा। एयरपोर्ट, दूसरे शख्स ने मायूस होने के बावजूद कहा और रिक्शा वाले ने एयरपोर्ट की सवारी को ज़्यादा फासले के बायस और मीटर से ज़्यादा किराए की उम्मीद में तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन मैं अड़ गया। रिक्शा वाले ने यह सवाल भी उठाया कि मैंने बैठने से पहले उससे पूछा क्यों नहीं था। देखो, पहले मैं बैठा था और मैं इसीलिए बैठा था कि तुम मीटर अप किए खड़े थे, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, समझे? शराफत से चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट का किराया दे दूंगा। मेरे लहजे और मेरी पेशकश के बाद रिक्शा वाला मजबूर हो गया और इसने रिक्शा को स्टार्ट करके मोड़ा। मैंने नाकाम हो जाने वाले शख्स को गौर से देखा। वो सख्त झंझलाहट का शिकार था। इस तरह के आलम में उसने दोनों तरफ से आने वाले हर रिक्शा को देखा, मगर मुझे ये देखकर बड़ी मसरत हुई कि हर रिक्शा उसके इशारे के बावजूद सीधा गुजर गया। नहर के पुल पर पहुंच के मैंने रिक्शा वाले से कहा कि वो सीधा चले और एलिफेंट्री रोड के रास्ते माल रोड पर फोर्ट्रेस स्टेडियम से सीधे हाथ पर घूम जाए। रिक्शा वाले ने सिर्फ एक बार हैरानी से मुझे देखा और जहन में आने वाले सवालात को गैर ज़रूरी करार देकर खामोश रहना बेहतर समझा। रिक्शा ने वो पुल अबूर किया जिस पर बाएं जानिब लाहौर कैंट का पूरा स्टेशन नज़र आता था और फिर माल रोड की पूरी मुसाफत तय कर गए।
टार्लिंगटन मार्केट पहुंचा तो मोहसिन मेरा मुंतज़िर था। रिक्शा वाले को अब कोई शिकवा न था कि मैंने मुगलपुरा जाने का इरादा क्यों तर्क किया और इतने ही लंबे रास्ते से अनारकली जाने में क्या मसलहत देखी। इत्तफाक राय से हमने मुल्तान रोड जाने के लिए टैक्सी ली और कई बार पलट कर देखने के बाद बिलाकर हमें यकीन आया कि हमारे ताक़ुब में कोई नहीं है। रास्ता मेरी यादाश्त में महफूज था और मुझे यकीन था कि जैसे ही वो कोठी दिखाई दी जहाँ मुझे कालीन में लपेट कर लाया गया था तो मैं इसे पहचान लूँगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर से रफ्तार कम रखने के लिए कहा और गौर से दोनों जानिब की कोठियों को देखता रहा। मतलूबा कोठी पर निगाह पड़ती ही मैंने मोहसिन का हाथ दबाया और एक फरलांग आगे जाने के बाद टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया। फिर हम वीरान सड़क पर पैदल चलकर उस कोठी तक पहुंचे जिसके गेट पर स्याह भारी कफल पड़ा हुआ था। दरवाजे पर सुर्ख प्लास्टिक की 2 इंच चौड़ी पट्टी पर 1.5 इंच की सफ़ेद हरूफ से साहिब खाना का नाम लिखा गया था। मुझे यह नाम कुछ मानूस लगा। जहन पर जोर देने से मुझे याद आया कि ये फिल्मी दुनिया के एक नामवर कैमरामैन का नाम है जो तरक्की करके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बन गया था और बिलाशुबा ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की अक्कासी में उसके कमाल फ़न का सानी नहीं था। मगर ये दौर तमाम हुआ तो रंगीन अक्कासी में दूसरे लोग ज़्यादा कामयाब हुए और उसने फोटोग्राफी छोड़ने के बाद हिदायतकारी को अपना लिया। इस मैदान में भी वो कई कामयाब फिल्में बना के शोहरत हासिल कर चुका था। कोठी के अंदर फ्लैश लाइट्स की मौजूदगी का सबब मुझे मालूम हो गया था। इससे मेरे ख्याल की तायद भी होती थी कि दिलावर ने कोठी को खाली पाके खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब उसके यहाँ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो हिदायतकार शायद किसी लोकेशन शूटिंग पर गया होगा और दिलावर को इत्मीनान होगा कि उसकी ड्रामाई कार्रवाई में खलल अंदाज होने के लिए कोई नहीं आ सकता। बड़े गेट में एक छोटा गेट अकेले आदमी के आने जाने के लिए था और यह हो सकता था कि कोई चौकीदार उसको अंदर से बंद किए बैठा हो। मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। कोठी के अंदर कहीं से घंटी जैसे 2 सुरीले बोल सुनाई दिए लेकिन दरवाज़ा खोलने कोई नहीं आया। मैंने छोटे गेट को हिस्सा से धकेला। गेट खुल गया और उस पट के वाह हो जाने से बड़े गेट में 2 फुट चौड़ा खला नमूदार हो गया। मैंने पहले मोहसिन की तरफ और फिर आसपास देखा। एक फल फरोश और 2-4 राहगीरों के सिवा जो बहुत दूर थे सड़क पर कोई न था और हमारी तरफ कौन मुतवज्जा होता जबकि हम सूरत और हुलिये से शरीफ और मुअज़्ज़ज़ नजर आते थे। अंदर दाखिल होती ही मैंने गेट अंदर से बंद कर दिया। पोर्च की सीढ़ियों के बाद बरामदे में वो दरवाज़ा था जिससे गुजर के मैं गुज़श्ता शब बाहर लाया गया था। बज़ाहिर बंद नजर आने वाला ये दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं और मोहसिन चोरों की तरह मुहतात और गोश भर आवाज़ थे लेकिन कोठी में वो खामोशी थी जो असेब ज़दा लगती थी। अच्छे खासे आरास्ता कमरों की दीवारें भी मुझे सोगवार लगीं, उस घर की दीवारों की तरह जहाँ से कोई जनाजा उठा हो। ये सब मुझे अपने जहन की नाखुशगवार यादों की करिश्मा साजी महसूस हुई। मोहसिन के साथ मैंने एक एक कमरा देखा। मैंने वो कालीन भी पहचान लिया जिसमें लपेट कर मुझे लाया गया था। ड्राइंग रूम का और एल की शक्ल के डाइनिंग रूम का पूरा नक्शा वही था और मैंने मोहसिन को वो सोफ़ा भी दिखाया जिस पर बैठ के मैंने दिलावर से बात की थी और वो जगह भी दिखाई जहाँ सर्च लाइट्स रखी गई थी और दिलावर बैठा था। अंदर एक ख्वाबगाह में मुझे आलीशान डबल बेड की सब्ज़ रेशमी चादर पर हर शिकन गुज़श्ता रात का फसाना सुनाने लगी। मुखालिफ गोशों में वो आला किस्म के स्पीकर भी रखे थे जिनकी आवाज़ मैंने रात को सुनी थी। एस्ट्रे में बुझी हुई सिगरेट के टुकड़ों का ढेर था और एक खाली पैकेट चुरमुर करके डाल दिया गया था। मैंने जासूसी की कहानियों में अक्सर पढ़ा था कि जाए वारदात पर मिलने वाले एक सिगरेट के टुकड़े या किसी टूटे हुए बटन से सुरागरेसान ने मुजरम को पकड़ लिया। हकीकी ज़िंदगी में सूरत कितनी मुख्तलिफ थी। न मैं पुलिस को बुला के बता सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ था और न उनके लिए दिलावर का सुराग लगाना मुमकिन था। सिगरेट विल्स फिल्टर थे जो हर कदम पर हर गाँव और शहर की दुकान पर मिलते थे। चंद टुकड़ों पर लिपस्टिक का रंग होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे यकीन था कि शराब की बोतलों पर और शीशे के जाम पर उंगलियों के वाज़ेह निशानात मौजूद होंगे लेकिन अव्वल तो पुलिस के पास हर छोटे बड़े जुर्म में मुलव्वस होने वाले का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जैसा FBI या स्कॉटलैंड यार्ड जैसे इदारों के पास है और लाखों फिंगरप्रिंट्स में से एक निकालना हो तो एक आम कंप्यूटर 1 सेकंड में अंजाम देता है। दूसरी बात यह कि दिलावर या वो मुंदरी वाला किसी जुर्म में पकड़े ही नहीं गए होंगे तो उनका नाम पता और हुलिया भी पुलिस की किसी फाइल में नहीं मिलेगा। और आखिरी बात यह कि पुलिस उनको पकड़ेगी ही क्यों। बड़े मुजरम तो रायामा के मुताबिक खुद पुलिस की सरपरस्ती में अपना कारोबार जारी रखते हैं और इस चश्म पोशी का मुआवजा अदा करते रहते हैं। बड़े पैमाने पर जुए और सट्टे के अड्डे चलाने वाले, मनशियात का धंधा करने वाले, स्मगलर और नामी ग्रामी बदमाश पुलिस उनका दिया खाती है, चुनांचे उन पर हाथ डालने की जरूरत नहीं कर सकती। पकड़े जाते हैं छोटे मोटे चोर, उठाई गिरे, लफंगे और लावारिस या वो शरीफ आदमी जो अपने जान और माल या इज़्ज़त और आबरू की खातिर मरने मारने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। मैं अपने ख्यालात में इस कदर महव था कि मैंने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी तो यही समझा कि मोहसिन होगा जो साथ वाले कमरे का सरसरी जायजा ले रहा था और इस ख्याल का इजहार कर चुका था कि हमारा तजस्सुस बेसूद है। मामूली मुजरिम भी कहीं इतने वाज़ेह सुराग नहीं छोड़ते कि उनकी निशानदेही कर दें और पुलिस मार्च करती हुई सीधी उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ जाए।
मेरा ख्याल है मोहसिन कि यहाँ मज़ीद वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, हम पहले ही गैर कानूनी तौर पर अंदर दाखिल होने का जुर्म कर चुके हैं। कोई आ गया तो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो तो तुम हो चुके हो, एक अजनबी आवाज़ ने पीछे से कहा और मैं तेज़ी से पलटा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक शख्स ढाटा बांधे खड़ा था। उसका मुंह सार चादर में लिपटे हुए थे और आंखों के सिवा उसके चेहरे का कोई हिस्सा नजर न आता था, लेकिन मैंने उसे कपड़ों से शनाख्त कर लिया। मैंने आज ही सुबह उसको पोस्ट ऑफिस में देखा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाली पर साइलेंसर फिट था। सोचे समझे बगैर उस पर हमला कर देना खुदकुशी के मुतरादिफ होता। चुनांचे मैंने अपने हवास को काबू में रखा और उससे बात करने का फैसला किया।